कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स में कल हमने बच्चों इकोनॉमी के पोर्शन में कौन सा पोर्शन किया गया, सरकार के राजस्व घाटे के अलावा सरकार का पूंजीगत घाटा क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होती है, साथ ही साथ सरकार की राजस्व आय क्या होती है, यानी ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम सरकार के कुछ घाटे देखेंगे। इससे पहले कि हम घाटे देखें, हमने हिंदी के अंदर जो पोर्शन किया था बच्चों, वो आपने हिंदी कंप्यूटिंग कर दिया, बेसिक वाला पत्रकारिता के बेसिक टॉपिक जो दिए वो कर लिया, जनसंचार हमने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक आज हम हिंदी साहित्य की ओर जाएंगे। पहला लिखना बच्चों आप लोग क्या, शिवानी यानी गौरापंत। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है ऐसा मत समझना। ये गौरापंत, इन्हीं को किस नाम से भी जाना जाता है, शिवानी। अगर आप देखेंगे हिंदी के पोर्शन में अपने सिलेबस में, ये सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा डीप पढ़ाया जाए या सब कुछ लिखाया जाए, संभव नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जो आपका इंपोर्टेंट हो सकता है वो मैं आपको बढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए बेसिकली बच्चों इनका जन्म जो था राजकोट गुजरात में हुआ था, ध्यान रखना। और ये इन्होंने जो रचनाएं की, इनके जो कहानियां हैं बच्चों, वो क्या है, भारतीय नारी पर काल्पनिक कथाएं लिखी। यानी बेसिकली जो भारतीय नारी हैं उन पे काल्पनिक कथाओं को इन्होंने क्या किया था, उस पर रिटर्न काम किया था। इनका जन्म 1923 में राजकोट में हुआ था। ठीक है, देखो कभी कभी ये पहले से जन्म भी पूछ देता था। 1923 राजकोट में इनका जन्म हुआ था, राजकोट गुजरात में। ठीक है, और इन्होंने जो रचनाएं की हैं बेसिकली वो क्या की है बच्चों, भारतीय नारी पर काल्पनिक कहानियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो अगला पॉइंट लिखो, इनके द्वारा भारतीय नारी पर काल्पनिक कथाओं की रचनाएं की गई हैं। ठीक है, भारतीय नारी पर काल्पनिक कथाएं इसकी ओर ओरिएंटेड रही। ठीक है, भारतीय नारी पर काल्पनिक कथाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं, ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय नारी पर काल्पनिक कथाएं इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा इनके पिता जो थे बच्चों, कुमाऊनी ब्राह्मण थे। आपने सुना होगा इनके पिता क्या थे, कुमाऊनी ब्राह्मण थे। ठीक है, पिता जो थे इनके कुमाऊनी ब्राह्मण हुआ करते थे, पिता कुमाऊनी ब्राह्मण। ठीक है, अब आपसे मैं जो पेपर में आएगा कह सकता हूं वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल तक यहाँ पे कोई नहीं, ये वाला पॉइंट याद रखता है, इन्होंने भारतीय नारी पर काल्पनिक कथाओं की क्या की है, रचना की, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इनकी जो बच्चों 1951 में एक कहानी थी जिसका नाम है मैं मुर्गा हूं, वो धर्मयुग नामक पत्रिका में छपी और वहीं से ये शिवानी कहलाई। ठीक है, देखो लिखो 1951 में, 1951 में इनकी कहानी मैं मुर्गा हूं, 1951 में इनकी कहानी मैं मुर्गा हूं धर्मयुग नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। मैं मुर्गा हूं, ठीक है, कहानी धर्मयुग धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित, लिखो धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुई तथा यहीं से ये शिवानी कहलाई, यहीं से ये शिवानी कहलाए। अगर कभी पेपर में ये पूछता है निम्नलिखित में से किस कहानी के बाद गौरापंत शिवानी नाम से जाने लगी, वहां पे आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, वहीं बेहोश होके बेहोशी का आलम वहीं छा जाए, इससे पहले कि वो कंडीशन आपके सामने क्रिएट हो, यहाँ चीजें यहाँ पे समझ जाना। मैंने क्या कहा, इनका एक कहानी संग्रह थी जिसका नाम है मैं मुर्गा हूं। ठीक है, कहानी था इनकी, ये एक पत्रिका थी धर्मयुग, इसमें ये प्रकाशित हुई, धर्मयुग में प्रकाशित। और जब इसको प्रकाशित किया गया उसी के बाद इनको क्या नाम दिया गया बच्चों, शिवानी नाम से जाने लगी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका पहला उपन्यास था बच्चों लाल हवेली, और लगभग 40 उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए। ठीक है, तो लिखो पहला उपन्यास जो था इनका लाल हवेली, और लगभग इनके द्वारा 40 उपन्यास लिखे गए। ठीक है, लगभग 40 उपन्यास इनके द्वारा क्या किए गए, रचित है। और पहला उपन्यास उनमें कौन सा है, लाल हवेली, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि इनकी रचनाओं में, इनकी कहानियों में, इनके उपन्यास में बंगाली जो अपने आप में थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो लिखो इनकी रचनाओं में बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रभाव, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, का प्रभाव। ठीक है, प्रभाव किसका पड़ा इनकी रचनाओं में, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रभाव पड़ा, ये आप लोग ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है। ठीक, 1982 में बच्चों इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री आएगा ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये नॉर्मल एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इनको 1982 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक, अब इसमें से अभी तक जो बेसिकली पढ़ाया है, एक ध्यान रखना, इनका पहला उपन्यास कौन सा था,
दूसरा, इनके किस कहानी संग्रह के बाद ये शिवानी कहलाई? दो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इनकी रचनाओं में किसका प्रभाव पड़ा है? खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐसा बताया जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब जो बच्चों इनके उपन्यास हैं, उपन्यास तो बहुत सारे हैं, अब पेपर में सब कुछ नहीं आ सकता ना, ठीक है, तो लिखो इनके प्रमुख उपन्यास। तो मैं प्रमुख उपन्यास लिखा देता हूं। आप कहोगे सर ये याद कैसे होंगे? बच्चों देखो, अगर आप उसको डेली एक एक बार, दो बार पढ़ोगे तो याद नहीं भी होगा। 4 विकल्प अगर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे तो आप क्लिक कर जाओगे वहां पे कि हाँ ये ऑप्शन मैंने देखा था, क्योंकि इंसान की मेमोरी इतनी होती है कि वो अगर कोई चीज कहीं पढ़ी होगी तो अगर उसको डायरेक्ट याद ना भी आए तो एग्जामिनेशन हॉल पे उसको क्लिक कर जाता है। तो देखो इनके प्रमुख उपन्यास, इनके प्रमुख उपन्यास यानी इनके द्वारा जो प्रमुख उपन्यास थे बच्चों, कौन कौन से लिखे गए? तो लिखो कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतू वाली, ठीक है, लिखो। एक तो लिखो इनके उपन्यास कृष्णकली, कालिंदी, पूतू वाली, ठीक है, यानी इनके प्रमुख उपन्यास है कृष्णकली, कालिंदी, पूतू वाली। इसके अलावा अतिथि, चल खुसरो अपने घर, ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, लिखो उपन्यास अतिथि, चल खुसरो अपने घर, चल खुसरो अपने घर, ठीक है, ये भी इनकी क्या है? उपन्यास है। इसके अलावा जो इनके द्वारा लिखी गई बच्चों, एक लिखी गई शमशान चंपा, मायापुरी, ठीक है, अगला लिखो शमशान चंपा, मायापुरी, केंजा। शमशान चंपा लिखो पहले, शमशान चंपा, मायापुरी, केंजा। अब मैं इसमें ये बताऊंगा आपको इसमें इंपोर्टेंट कौन से हैं, ठीक है, शमशान चंपा, मायापुरी, कंजा। इसके अलावा एक लिखो गेंदा, भैरवी और विषकन्या, ठीक है, गेंदा, भैरवी, विषकन्या, ठीक है, विषकन्या भी इनकी प्रमुख क्या है बच्चों? रचना है। इसके अलावा एक दो और लिख लो, एक लिखो रति विलाप, आकाश और स्वयं सिद्धा, ठीक है, रति विलाप, आकाश और स्वयं सिद्धा, ये इनकी क्या है बच्चों? रचना है। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? एक कृष्णकली ध्यान रखना, ठीक है, दूसरा पूतू वाली उपन्यास किसका है? तीसरा चल खुसरो अपने घर नामक उपन्यास किसका लिखा गया है? इसके अलावा शमशान चंपा नामक उपन्यास किसका है? इसके अलावा विषकन्या किसका है? साथ ही साथ रति विलाप और स्वयं सिद्धा, ये इनके प्रमुख हैं बच्चों। आप अगर इसको सिर्फ सरसरी निगाहों से भी अगर चेक करोगे तब भी आपका काम बन गया। एक पैटर्न तो ये है। दूसरा पैटर्न यहां से प्रश्न पूछे जाने का ये भी हो सकता है बच्चों, इनमें से कौन सी गौरापंत शिवानी की उपन्यास है, कहानी संग्रह है, चलचित्र है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, ठीक है, यानी इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सब इसी की रचनाएं दे और वहां कैटेगरी दे दे कि कौन सी उपन्यास है, कौन सी आपकी यात्रा वृत्तांत है। तो ये तो उपन्यास थे। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ कहानी संग्रह है, जिसमें एक सबसे प्रमुख है बच्चों झरोखा, लिखो कहानी इनकी बेसिकली ज्यादा नहीं है, झरोखा इंपोर्टेंट है। अब एक दूसरी कहानी है इसमें, उसका नाम है शिवानी की कहानी संग्रह। वो तो नाम से ही आप बता दोगे, नाम से ही पकड़ लोगे ना किसकी? शिवानी की कहानी संग्रह। अगर आप चाहो तो झरोखा के बाद लिख लो बच्चों, एक इसमें लिखो शिवानी की श्रेष्ठ कहानियां। वो तो नाम से ही पता चल रहा, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो अभी तक देखो कहानी एक ही निकली इनकी, झरोखा, बाकी ये सब क्या है? उपन्यास है, ठीक है। तो ध्यान रखना इनमें से कौन सा एक शिवानी का कहानी संग्रह है पूछता है, और 3 ऑप्शन यहां से उठाता है, एक यहां से उठाता है। इससे पहले कि आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, वहीं बेहोश हो जाओ, तो ये क्वेश्चन सही करके आना, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। कहानी संग्रह के अलावा बच्चों इनके कुछ संस्मरण है, जिसमें एक है अमादेर शांति निकेतन, लिखो अमादेर शांति निकेतन, अमादेर शांति निकेतन। ये सबसे बढ़िया तरीका है पता पढ़ाई करने का, आपके क्रैश कोर्स का भी कवर होगा, सिलेबस भी कवर होगा और आपकी चीजें भी याद होती रहेंगी, ठीक है। अगला लिखो स्मृति कलश और वातायन, ठीक है, स्मृति कलश और वातायन प्लस वातायन, ठीक है। वातायन भी इनकी है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं वातायन इनके क्या है? संस्मरण। तो देखो कहानी संग्रह झरोखा हो गया, संस्मरण हो गया, अमादेर शांति निकेतन, स्मृति कलश और
वातायन, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों एक इनका यात्रा वृत्तांत आता है जिसको बोलते हैं चरैवेती और यात्रिक, ठीक है। ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं, यानी जब यात्रा वृत्तांत क्या होंगे, जब ये कहीं घूमने वगैरह गई होंगी वहां की यात्रा का इन्होंने क्या लिखा होगा, वर्णन किया होगा इनका, ठीक है। एक तो है यात्रिक, कौन सा है, यात्रिक। यात्रिक भी इनका है, कई बार राहुल सांकृत्यायन ना दे दे इसके साथ ऑप्शन में, ठीक है, ध्यान रखना। यात्रिक और इसके अलावा चरैवेती। अगर मेरा जैसा एग्जामिनर हो जो पेपर बनाए, मैं क्या करूंगा, पक्का इसमें ये दे दूंगा कि ये जो यात्रिक है ये किसका यात्रा वृत्तांत है। मैं ऑप्शन शिवानी के साथ क्या रखता पता है, राहुल सांकृत्यायन। क्यों, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, गैस करके राहुल सांकृत्यायन की ओर चले जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए स्टार लगा दिया। यात्रिक और चरैवेती इनके यात्रा वृत्तांत। और अंतिम लिखो बच्चों इनके अपने जो है वो आत्मकथा का नाम, जो मुझे पता नहीं क्यों मेरी आत्मा कह रही है, इनकी आत्मकथा का नाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिवानी पंत गौड़ा की आत्मकथा का क्या नाम है, ठीक है। तो लिखो आत्मकथा। आत्मकथा, सुनहु तात यह अमर कहानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा लिखो, सुनहु तात यह अमर कहानी। तात क्या होता है, पिता के लिए बोलते हैं ना, सुनहु तात, सुनहु तात यह अमर कहानी, ठीक है, यह अमर कहानी। ये इनका क्या है बच्चों, अपने आप में आत्मकथा। तो ये गौरापंत शिवानी के बारे में इतना क्यों बताया गया, ये इसलिए बताया गया क्योंकि बेसिकली इनका संबंध भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य से है। इनके पिता कुमाऊनी ब्राह्मण थे, शिवानी गौरापंत के लिए इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा लिखो बच्चों आज का, शेखर जोशी। तो पहले मैंने उत्तराखंड वाले ही कवर करने हैं, ठीक है। शेखर जोशी, इनका जन्म बच्चों अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है, अल्मोड़ा। अब जन्म साल ईयर नहीं पूछेगा वैसे, और 1932 के आसपास इनका जन्म हुआ था। 1932 के आसपास अल्मोड़ा में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ध्यान रखना। और बेसिकली ये हिंदी कहानीकार के रूप में जाने गए, ठीक है। इनके जो संग्रह थे सामान्यतः वो हिंदी कहानियां थी, ठीक है, हिंदी कहानीकार, ठीक है, हिंदी कहानीकार के नाम से जाने गए। अब इसके अंदर देखना बच्चों, जब हिंदी कहानियों में नए नए इनोवेशन हुए, बहुत से युवा हिंदी कहानियों से जुड़े, और उस दशक को जब हिंदी में नए कहानियों का संग्रह शामिल हुआ, अधिकांश युवा कहानियों की ओर जुड़े, उस युग को बोला जाता है बच्चों नई कहानी का युग, ठीक है। यानी जब नई कहानी का युग शुरू हुआ, यानी नई कहानी आंदोलन जब शुरू हुआ, उस नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। यानी प्रगतिशील मतलब नई कहानी आंदोलन आगे बढ़े उसका प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, ठीक है। लिखो, इनके द्वारा नई कहानी आंदोलन का प्रतिनिधित्व, आंदोलन के प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव, ठीक है, के प्रगतिशील पक्ष का, नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व किया गया। कहीं ना कहीं, यानी कहने का ये मतलब है इनके समय में जो कहानी संग्रह थी उसमें एक आंदोलन चल रहा था, नई नई तरीके से, इनोवेटिव तरीके से कहानियां लिखी जा रही थी, उसको प्रगतिशील बनाया जा रहा था कहानियों को, उसके क्षेत्र में जुड़े हुए थे। अब ध्यान रखना बच्चों, इनकी जो कहानियां हैं बेसिकली वो किस चीज पे है, वो ऐसे लोगों पे इनकी कहानियां हैं जो एक तो सुविधाहीन है, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, यानी सुविधाहीन लोग जो हैं, और इसके साथ साथ जो एक प्रकार से मेहनतकश लोग हैं, उनकी उस तबके की ये बात करते हैं, ठीक है। तो लिखो, शेखर जोशी की कहानियां, शेखर जोशी की कहानियां मेहनतकश तथा सुविधाहीन लोगों की बात करती हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इनकी कहानियों में बच्चों मेहनतकश और सुविधाहीन लोगों की बातें चलती हैं। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिससे क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों। एक है इनका कोसी का घटवार, कई बार इनकी जो रचनाएं हैं ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। लिखो रचनाएं, पहला लिखो कोसी का घटवार, पेपर में आता है, ठीक है, कोसी का घटवार, और ये सब सिलेबस का पार्ट है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक। दूसरा लिखो बच्चों इसमें साथ के लोग, तीसरा लिखना दाजियू, कोसी का घटवार, साथ के लोग, इसके अलावा दाजियू भी इनका क्या है बच्चों, अपने आप में एक प्रकार से इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। साथ ही साथ लिखो एक हल वाला, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, ठीक है, हल वाला
इसके अलावा नौरंगी बीमार है, ये इनका कहानी है, ठीक है, नौरंगी बीमार है, इसके ब्रैकेट में आप लिखना कहानी, ये इनका कहानी संग्रह है। अगर कभी ये पूछता है कि इनमें से कौन सी शेखर जोशी की कहानी संग्रह है तो उसका आंसर हो जाएगा नौरंगी बीमार है, ठीक है, नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है। और इसी तरीके से इनका एक अपना शब्द चित्र संग्रह है जिसका नाम है एक पेड़ की याद, एक पेड़ की याद। अगर ये पूछता है कभी कौन सा शेखर जोशी की एक प्रकार से शब्द चित्र संग्रह है, शब्द, इसके ब्रैकेट में लिखो शब्द चित्र संग्रह, ठीक है, शब्द चित्र संग्रह, यानी इसमें चित्र ज्यादा वगैरह होंगे, शब्द चित्र संग्रह है एक पेड़ की याद। इनकी एक प्रमुख और कहानी है जिसका नाम है गलता लोहा। वो जो गलता लोहा कहानी है इनकी, वो एक ऐसे तबके, एक ऐसे व्यक्ति से है जो कहीं ना कहीं जातिगत बंधन में बंधा हुआ है, ठीक है, यानी जो जाति के अलग अलग एंगल समाज में दिखते हैं उस पर टिप्पणी करता है। तो लिखो इनकी प्रमुख रचना गलता लोहा, इनकी प्रमुख रचना, पूरा लिखना, ठीक है, इनकी प्रमुख रचना गलता लोहा समाज में गलता लोहा समाज में जातिगत विभाजन पर टिप्पणी करता है, समाज में जातिगत विभाजन, जातिगत, एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है बच्चों। इसमें आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो गरीब ब्राह्मण की कहानी इन्हें बता रखी है। लोहार के वहां काम करने पर वो थोड़ा सा उसको संकोच होता है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो जातिगत हमारे वहाँ भेदभाव है या जो जातिगत टिप्पणी है उस पर आधारित है, ठीक है। तो लिखो इनकी प्रमुख रचना गलता लोहा जातिगत विभाजन पर टिप्पणी करती है, जातिगत विभाजन पर टिप्पणी करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये था आपका हिंदी के 2 पोर्शन। अब इसके अलावा बच्चों, चूंकि मैंने आपको इकोनॉमी में कुछ चीजें पढ़ाई हुई हैं, आपको मैंने जब पढ़ाया, आपको क्या ये पता है कि सरकार के राजस्व खर्च और सरकार की राजस्व आय पता है, उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। सिंपल सी बात है, क्या क्या सरकार के राजस्व खर्च में रखोगे, क्या क्या राजस्व प्राप्ति में रखोगे। इसी तरीके से सरकार के पूंजीगत खर्च क्या होते हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। यानी प्राप्तियां, 2 तरीके की प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां, एग्जाम्पल पता होंगे। इसी तरीके से पूंजीगत खर्च, राजस्व खर्च, एग्जाम्पल पता होंगे। तो ये इसके आधार पे कुछ सरकार के घाटे होते हैं बच्चों। अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। इसी प्रकार से सरकार ने एक पहले से जो सरकार के खर्च होते हैं ना, व्यय, उसमें 2 प्रकार के व्यय और होते थे बच्चों। एक को बोला जाता था योजनागत व्यय, एक को बोला जाता था गैर योजनागत व्यय, ठीक है। अब ये योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय जो है वो खत्म कर दिया है। योजनागत व्यय में सरकार ऐसी चीजें लेती थी जहां पे सरकार कोई संपत्ति वगैरह का निर्माण करती थी, और गैर योजनागत जहां से सरकार को कुछ मिलना नहीं था, जैसे सब्सिडी हो गया, पेंशन हो गया, रक्षा व्यय हो गया, डिफेंस को देते हैं ना, तो इस प्रकार की चीजें क्या होती थी, सरकार को इससे इनकम नहीं होती थी। तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय का भी एक कॉन्सेप्ट चला था जो कि लगभग 1986-87 के दशक में के आसपास चला था। हाल ही में 2016-17 या 17-18 के बजट से योजनागत और गैर योजनागत व्यय वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। तो इसमें एक नोट करके आपको लिखना है, आप लोग आगे को बढ़िए, नोट करके लिखो। सरकार द्वारा 1987-88 में शुरू किए गए, सरकार द्वारा, उसी के आगे जहां आपने लिखा था, ठीक है, सरकार द्वारा 1987-88 में शुरू किए गए योजनागत व गैर योजनागत व्यय, योजनागत व गैर योजनागत व्यय को, योजनागत व गैर योजनागत व्यय को 1987-88 में शुरू किए गए योजनागत व गैर योजनागत व्यय को 2017-18 के वित्तीय वर्ष से समाप्त कर दिया गया, 2017-18 से समाप्त कर दिया गया, पूरा लिखना है, ठीक है। इसका मतलब समझा, पहले क्या होता था, 1987-88 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लेके आई बच्चों, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते थे, सरकार योजनागत और गैर योजनागत व्यय होता था। उसमें योजनागत व्यय में योजनाओं से संबंधित जहां सरकार को फिर रिटर्न वगैरह मिलते थे, कई प्रकार के योजनागत खर्च होते थे, जैसे केंद्र सरकार की कोई योजना है उस पर खर्च हो रहे हैं, या केंद्र द्वारा राज्यों को योजनागत जो सहायता दी जाती थी, जैसे कई योजनाओं पे केंद्र सरकार राज्यों को सहायता देती है ना, इसी प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं होती है उस पर जो खर्च किया। और एक गैर योजनागत होता था जहां कोई प्लानिंग नहीं, पेंशन, वेतन, भत्ते, उसके अलावा सब्सिडी, इसके अलावा रक्षा में खर्च, इस प्रकार की चीज, अनुदान, ये खर्च, ये चलता था बच्चों। राज्यों के ऐसे कैटेगराइज किया था कि ये योजनागत व्यय इसने तय किया, गैर योजनागत वो शुरू किया गया था 1987-88 में, 2017-18 से उसको समाप्त कर दिया गया था। ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सरकार के कुछ घाटे, लिखो सरकार के प्रमुख घाटे, प्रमुख पढ़ाऊंगा जो पेपर में आ सकता है, ठीक है। देखो राजस्व घाटा लिखो, पहला लिखो
राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है बच्चों? सरकार को राजस्व खर्च ज्यादा होगा, राजस्व आय कम होगी। राजस्व आय के एग्जाम्पल बताए थे कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर जिसके अंतर बताया था मैंने, अप्रत्यक्ष यानी कर राजस्व और गैर कर राजस्व जिसमें फीस फाइन वो कम होगा प्राप्ति, खर्च ज्यादा हो जाएगा। राजस्व खर्च बताया था मैंने आपको, पेंशन वेतन ये सब चीजें, सरकार को कुछ मिलना नहीं है जहां से सब्सिडी वगैरह है, तो सरकार के खर्च ज्यादा हैं, आय कम है। लेकिन कौन से खर्च? राजस्व खर्च है। आय कौन सी? राजस्व आय। तो उन दोनों में खर्च ज्यादा होगा, आय कम होगी, तो इसको राजस्व घाटा बोला जाता है। तो इसमें लिख लीजिए सरकार के राजस्व आय पर, सरकार के राजस्व आय पर, पूरा लिखना, आज मैं ऐसे लिखा नहीं रहा हूं, आप खुद लिखो। सरकार के राजस्व आय पर राजस्व खर्च का आधिक्य, आधिक्य का मतलब एक्सेस, यानी एक प्रकार से ज्यादा, ठीक है। आय कम होगी, राजस्व आय। अब राजस्व आय का दिमाग में ही नहीं चल रहा, आत्मा परमात्मा के पास बैठी पड़ी है, होश ही नहीं है कि राजस्व आय है। अरे भाई लास्ट की क्लासेस देखो ना, राजस्व आय में मैंने आपको क्या क्या बताया था? कर राजस्व आय और गैर कर राजस्व आय। कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल बताए थे। गैर कर राजस्व में क्या बताया था आपको? फीस फाइन ये सब चीजें बताई थी। कहां है वो दिमाग? तो वो चीज कम है और खर्च ज्यादा है। राजस्व खर्च के एग्जाम्पल कौन से बताए थे? तो वो जो खर्च वाले पोर्शन है वो ज्यादा हो गया, आय वाला कम हो गया। तो पहला राजस्व घाटा। दूसरा लिखो बच्चों प्रभावी राजस्व घाटा, ये पेपर में आ सकते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा। अब आपको देखो ऊपर वाली लाइन पे मैंने राजस्व घाटा बताया है, ठीक है। सपोज आपका जैसे प्रभावी राजस्व घाटा है, इसमें क्या करेंगे हम? राजस्व घाटा जितना भी आया, राजस्व घाटा जितना भी आया, सपोज देखो आपका, सपोज राजस्व आय यानी रेवेन्यू इनकम लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर रेवेन्यू इनकम आपकी 100 रुपए थी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ये 110 हो गया, तो घाटा कितना क्या होगा? ₹10 का घाटा हुआ ना, यही तो कह रहा हूं मैं, ये राजस्व घाटा है। यानी रेवेन्यू इनकम 100 रुपये हुई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 110 हो गया, तो 10 रुपये घाटा हो गया क्योंकि खर्च ज्यादा हो गया। अब आप प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा बच्चों? राजस्व घाटा यानी ये 10 रुपया तो लोगे ही लोगे आप, ठीक है, ये 10 रुपया। इसमें क्या पोर्शन हटा देंगे हम बच्चों? केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसा पैसा दिया है जिसमें राज्य सरकार को यह कंडीशन दी है कि आप इसका खर्च सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में करेंगे। आप रोड बनाइए, आप पार्क बनाइए, आप किसी बिल्डिंग को बना दीजिए जहां से आपको इनकम हो, सरकारी ऑफिसेज वगैरह, जहां से भी आप सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करेंगे, उनके लिए जो आपको हम पैसा दे रहे हैं उसको आप राजस्व घाटे से हटा दो, तो उसको बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। यानी सपोज राजस्व घाटा हमारा 10 रुपया आया और इस 10 रुपये में ऐसा 2 रुपया है, रुपया 2 रुपया ऐसा है जो केंद्र सरकार ने राज्यों को इस पर्पज से दिया है जिसके लिए राज्यों से कहा गया कि आप इससे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण कीजिए। तो आप 2 रुपये हटा देंगे तो बचा, यानी 10 रुपये में से, राजस्व घाटे में से 2 रुपये आपने हटाया, तो जो ₹8 आया उसी को प्रभावी राजस्व घाटा बोला गया। अब पेपर में क्या पूछ सकता है? प्रभावी राजस्व घाटे में से, इसमें राजस्व घाटे में से किसको हटाना पड़ेगा? प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए राजस्व घाटे में से आप क्या हटाओगे? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या घटाओगे? केंद्र द्वारा, लिखो, केंद्र द्वारा राज्यों को सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण हेतु, सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण हेतु दिया गया पैसा, निर्माण हेतु किया गया खर्च। यानी इसमें कंडीशन लगाई केंद्र सरकार, पैसा तो दे रहे हैं, खर्च तो कर रहे हैं हम आपको, लेकिन आप इससे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करो। सपोज ऐसा 2 रुपया है तो 2 रुपया हटा के आपका जो 8 रुपया बचा, प्रभावी राजस्व घाटा। अब आपको किसी पेपर में क्या पूछेगा? इतना पूछेगा, प्रभावी राजस्व घाटे में अगर आपको निकालना है तो किस चीज को राजस्व घाटे से हटाओगे? तो केंद्र द्वारा राज्यों को सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण में दिया गया जो खर्च होता है, ठीक है, 2 चीज। तीसरा देखो ऐसे ही पूंजीगत घाटा, सेम हो जाएगा पूंजीगत घाटा। पूंजीगत खर्च ज्यादा होगा, पूंजीगत आय कम होगी। पूंजीगत खर्च के एग्जाम्पल बता रखे हैं, पूंजीगत आय के एग्जाम्पल बता रखे हैं, ठीक है। तीसरा लिखो पूंजीगत घाटा, तो क्या लिखोगे? लिखो पूंजीगत घाटा, सरकार के पूंजीगत आय पर, सरकार के पूंजीगत आय पर पूंजीगत खर्च का आधिक्य, यानी खर्च ज्यादा हो गया। यानी पूंजीगत आय, सपोज कैपिटल इनकम 100 रुपया थी, वही एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 रुपया हो गया। इसके एग्जाम्पल सब बता रखे मैंने आपको, इस पे क्या होता है, ठीक है। और इसमें घाटा कितना हो गया? 10 रुपए का। यानी आपने क्या लिखा? सरकार के पूंजीगत आय पर पूंजीगत खर्च का आधिक्य, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? पूंजीगत घाटा। अब ये तो राम कहानी, तो सब रट देंगे, मेन चीज आता है राजकोषीय घाटा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना।
फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं इसको, ठीक है, राजकोषीय घाटा, यही पेपर में पूछेगा आपसे, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले लिखो राजकोषीय घाटे का कॉन्सेप्ट, यानी राजकोषीय घाटे का कॉन्सेप्ट चक्रवर्ती समिति द्वारा के सुझाव पर 1 अप्रैल 1997 को लागू किया गया, ठीक है। लिखो राजकोषीय घाटा चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर, चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1997 से लागू किया गया, ठीक है बच्चों, इससे पहले नहीं होता था। 1 अप्रैल 1997 से लागू। अब आप कहोगे राजकोषीय घाटा सर होता क्या है? राजकोषीय घाटा बच्चों टोटल आपके जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, यानी आपके पूंजीगत खर्च हो या राजस्व खर्च, यानी टोटल खर्च, चाहे पूंजीगत हो या राजस्व, इस पर पूंजीगत आय, सॉरी टोटल आय, यानी आप पूंजीगत आय करो या राजस्व आय करो, कितने भी प्रकार की आपकी इनकम है, आप इसमें ये सेपरेट नहीं करोगे पूंजीगत घाटा और पूंजीगत आय, आपने टोटल खर्च कर दिया, जितना भी खर्च हुआ आपने उस पर कितनी इनकम हुई, चाहे पूंजीगत आय हो या राजस्व आय हो, आप दोनों को लोगे इसमें और खर्च भी दोनों को लोगे, ठीक है। लेकिन इसमें पूंजीगत आय में से ऐसी आय को आपको हटाना होगा, क्योंकि देखो दिमाग तो हिलेगा ही हिलेगा, खोपड़ियां हिलेगी, इकोनॉमी है, इतना आसान नहीं, ध्यान से समझना। अब आपको बताता हूं आपके पेपर में क्या आएगा, आपके राजस्व खर्च के एग्जाम्पल पता है, पूंजीगत खर्च के एग्जाम्पल पता है, राजस्व आय की एग्जाम्पल पता है, पूंजीगत आय की एग्जाम्पल पता है, घाटे बता दिए मैंने, राजस्व आय से राजस्व, राजस्व खर्च से राजस्व आय, पूंजीगत आय से पूंजीगत खर्च, ये तो घाटे हो गए। राजकोषीय में दोनों आय, राजस्व भी पूंजीगत आय भी, और दोनों खर्च, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च भी, दोनों में देखेंगे बच्चों अगर इसका किसका आधिक्य ज्यादा है, लेकिन उसमें ऐसी चीज को हटाना पड़ेगा जो सरकार मार्केट से उधार लेती है। सरकार क्या करती है, कई बार क्या करती है बच्चों, अपने ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ा देती है। यानी अगर हमने किसी से उधार ले लिया, तो हमने कहा भाई उधार को किस में लेते हैं, सरकार ने किसी से उधार लिया तो किस में लोगे, कैसी आय लोगे, पूंजीगत आय लोगे ना। अब पता लगा बजट घाटा हो रहा है और सरकार ने मार्केट से पैसा उठा दिया, उधार ले लिया 10,000 करोड़, बोला कि हमारा बजट घाटे में ही नहीं है, तो आपने लिया कहां से है उधार, ये भी तो देखो ना। आप अपना बजट के घाटे को उधार से पूरा कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो राजकोषीय घाटे में हमेशा ही ध्यान रखना होगा बच्चों आपको, आप टोटल सरकार के खर्च भी देखोगे, टोटल आय भी देखोगे, लेकिन आय में से आप उस पोर्शन को हटाओगे जिसकी वजह से आपके ऊपर देयता बढ़ी है, उधारबाजी बढ़ी है, उसको हटा दो, बाकी राजस्व घाटा हो गया। लिखिए आप, ठीक है, देखिए राजकोषीय कुल खर्च में कौन सा, राजस्व भी आएगा और पूंजीगत भी आएगा, ठीक है। पर कुल आय, क्या कहा आपने, कुल खर्च, राजस्व आय भी हो सकता है, पूंजीगत आय भी हो सकता है, पूंजीगत भी हो सकता है, ठीक है। यानी आपका राजकोषीय घाटा क्या होगा बच्चों, टोटल खर्च जो होंगे, राजस्व खर्च भी होंगे, पूंजीगत पर कुल आय में भी आप दोनों जोड़ोगे, राजस्व प्लस पूंजीगत, ठीक है, दोनों आय जोड़ देगा, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, कुल खर्च पर कुल आय, यानी कुल प्राप्तियां, ठीक है, का कुल प्राप्तियों पर आधिक्य, यानी कुल खर्च का कुल आय पर आधिक्य, कुल खर्च का लिखो, कुल खर्च का कुल आय पर आधिक्य, आधिक्य मतलब खर्च ज्यादा है, ठीक है। जबकि पूरा लिखना, इससे आगे यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जबकि पूरा लिखना, जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियां, जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में, जबकि पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में, इसको ऐसे मतलब कुल पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से उधार या देयताओं को सम्मिलित न किया गया हो, यही इंपॉर्टेंट है। जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में, जब यहां लिख दूं, इधर लिख देता हूं, ठीक है, जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में, अभी बताऊंगा पेपर में क्या पूछेगा, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से उधार, यानी बाजार से ऋण ऑब्लिक देयताओं, आपके ऊपर बर्डन को शामिल न किया गया हो, देयताओं को शामिल न किया गया हो, ठीक है, न किया गया हो, समझे इसको। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो वही आत्मा परमात्मा, 4 ऑप्शन, पता ही नहीं चलता है। तो आप क्या बताओगे राजकोषीय घाटा बच्चों, सरकार की कुल आय और कुल खर्च, यानी कुल खर्च का कुल आय पर आधिक्य, कितना खर्च ज्यादा हुआ है, लेकिन
आय में जो पूंजीगत आय है उसमें आप वो आय शामिल नहीं करोगे जिससे आपके ऊपर ऋण लिया है जहां से आपने, या आपके ऊपर देयता बढ़ी है। तो आप समझो जैसे सरकार ने कुल राजस्व और पूंजीगत आय सरकार का 100 रुपया हुआ, कुल आय, जैसे सरकार की कुल आय वाली है कौन सी, जो सेकंड नंबर पे हुई, सपोज 100 रुपया है कुल आय लिखा मैंने, ठीक है, और सरकार ने कुल खर्च 110 रुपया कर दिया, वो एग्जाम्पल पकड़ा, ठीक है। लेकिन इस आय में से पूंजीगत आय के अंदर एक ऐसा पार्ट जो सरकार ने ऋण ले रखा है, सरकार ने उधारबाजी कर रखी है, अपने ऊपर बर्डन बढ़ा दिया, सपोज इस 100 रुपये में 5 रुपया कौन सी है, ऐसा इनकम है, कौन सी, जो सरकार ने प्राप्त किया है मार्केट से उधार लेके बजट को पूरा करने के लिए। तो आपका क्या है, इस 5 रुपए को आप हटा दोगे, इस 5 को जैसे ही आप हटाओगे तो वो जो प्राप्तियां हैं बच्चों 5 रुपया हटेगी, उसके बाद जो देखा जाएगा कि कितना बचा, वही सरकार का क्या होगा बच्चों, अपने आप में एक प्रकार से राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो यही राजकोषीय घाटा है फिस्कल डेफिसिट, सरकार की कुल खर्च में कुल आय के ऊपर आधिक्य, लेकिन आय में पूंजीगत आय से एक ऐसा पार्ट हटाना होगा जो आपके ऊपर ऋण या देयताओं को बढ़ाता है। चक्रवर्ती समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में लागू किया गया था राजकोषीय घाटा। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था वो चलता था बच्चों बजट घाटा, ठीक है। इससे पहले क्या चलता था, बजट घाटा। बजट घाटे में आप सीधे सीधे बोल देते थे क्या, सरकार के कुल आय कुल खर्च पर कुल प्राप्तियों का कुल खर्च, सरकार के कुल जो खर्च हैं उसका कुल प्राप्तियों पर आधिक्य, सीधे राजकोषीय घाटा। आप ये नहीं देखते थे कि क्या ऋण वगैरह ले रहे हैं, वो शामिल करते थे बजट घाटा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती थी, अब तो ये बंद कर दिया, इससे क्या प्रॉब्लम होती थी, पता नहीं चल पाता था एक्चुअल बजट क्या है। क्यों, क्योंकि सरकार ने जैसे ऐसे तो पता चल जा रहा है, अब सरकार ने लगा कि यार 200 रुपया हमारे 200 रुपए के बराबर हमारा घाटा चल रहा है, सरकार ने मार्केट से 200 उठा दिया तो रिटर्न तो करना पड़ेगा और बजट में दिखा दिया बिल्कुल घाटा नहीं है। तो इस बजट घाटे के कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया। बजट घाटा और राजकोषीय घाटे में कोई अंतर नहीं है, अंतर यही है जो लास्ट में मैंने राजकोषीय घाटे में आपको बताया ना, इसमें प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों से ऐसी प्राप्तियां हटा दी जाती है जिससे सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ता है, बोरोइंग यानी ऋण यानी उधारबाजी बढ़ती है, देयता बढ़ती है, उसको हटा दो तो आपका राजकोषीय घाटा, और उसको भी शामिल करो तो बजट घाटा, यही है, ठीक है। इसके लिए सरकार क्या करती थी बच्चों, बजट घाटे के लिए सरकार आरबीआई के थ्रू, चाहे आरबीआई के पास जो कैश होता था उसको उठा लेती थी, अपने पास रख लेती थी, या आरबीआई जो था मार्केट में एक्स्ट्रा नोट वगैरह सप्लाई करती, कुछ भी करता था, इससे महंगाई बढ़ जाती थी, बहुत बेकार होता था, ठीक है। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया बच्चों, उसको बोला गया हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन, ठीक है। हीनार्थ प्रबंधन क्या है, ये कहता है कि जो सरकार का बजट है बच्चों वो जनता के संसाधनों से कम किया जाना चाहिए। सरकार के घाटे जनता के संसाधनों से कम हो, चाहे आप टैक्स बढ़ाओ, चाहे आपको अधिक इनकम हो, आप जीडीपी बढ़ा रहे तो लोग टैक्स देंगे। तो अगर सरकार अपने घाटे को, सिंपल सी बात सुनना, अगर सरकार अपने घाटे को मार्केट से उधार लिए बिना जनता के संसाधनों से अगर सही करती है तो ऐसा टोटल मैनेजमेंट हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा हीनार्थ प्रबंधन की संकल्पना किस चीज से जुड़ी है, ये लिखो, बजटी घाटे से संबंधित है, बजटी घाटे से संबंधित, ठीक है, से संबंधित। तो इसमें लिख लो आप, यदि सरकार अपना बजट घाटा देयताओं को न बढ़ाते हुए, देयता मतलब उधारबाजी अपने ऊपर, ठीक है, देयताओं को न बढ़ाते हुए जनता के संसाधनों से पूर्ण करे तो यह पूरी संकल्पना हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। तो यह पूरी संकल्पना हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है, ठीक है। यदि सरकार अपना बजट घाटा देयताओं को बढ़ाकर पूरी न करे तो यह पूरी संकल्पना हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है, ठीक है। ये था इकोनॉमी। अब लास्ट बचता है आपका बच्चों, वो आता है अगला जिला सीरीज का पोर्शन, ठीक है। जल्दी आइए आप लोग चंपावत जिले की ओर, ठीक है। पिथौरागढ़ लंबा है, पिथौरागढ़ लास्ट में कराऊंगा। होमवर्क में आपको क्या करना है, ब्रिटिश शासन वाला कंप्लीट करना है, उत्तराखंड इतिहास का। पॉलिटी में आपको इंडियन पार्लियामेंट वाला खत्म करना है, संसद वाला। हिंदी में आपको क्या करना है बच्चों, जो व्याकरण वाला पोर्शन है, संधि वाला आपने कर लिया होगा आई होप। अब इसके बाद आप जानना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण
शेषण, ये पूरा एक पोर्शन है, उसको कंप्लीट करना जल्दी से, ठीक है। और उत्तराखंड परीक्षा वाणी आप देख ही रहे हैं, बाकी जो समय मिलता है उसके आधार पे। देखो चंपावत में आओ, चंपावत बेसिकली बच्चों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल, उधमसिंह नगर यानी 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये मैंने आपको बताया था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये किसके साथ साझा करता है, नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जबकि 4 जिलों के साथ, जिसके अंदर उधमसिंह नगर, इसके अलावा पिथौरागढ़, इसके अलावा नैनीताल और अल्मोड़ा के साथ ये बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। ये नेपाल के साथ बच्चों काली व शारदा नदी से क्या करता है, इसके पूर्वी भाग में काली और शारदा नदी हैं, जो कि नेपाल और चंपावत को अलग करती हैं। यानी काली नदी इसके जो पूर्वी भाग पे, जबकि दक्षिण पूर्व में शारदा नदी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अक्षांश देशांतर मैंने मना किया था। महाभारत काल से भी इसका बहुत महत्व है बच्चों। ये माना जाता है कि यहाँ पर घटकू देवता का मंदिर, जो कि भीमपुत्र घटोत्कच का निवास था, उसकी मृत्यु के बाद भीम के द्वारा यहाँ पे एक घटकू देवता का मंदिर बनाया गया और इसी के पास हिडिंबा मंदिर भी है, ठीक है। तो लिखो प्रमुख मंदिर यहाँ पे आपको पता ही, घटकू मंदिर और हिडिंबा मंदिर, ये आपको रिवाइज के लिए चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अतिवृष्टि होती है, अत्यधिक बारिश होती है, उससे सुरक्षा हेतु यहाँ के लोग घटकू देव की आराधना करते हैं, ठीक है। चंपावत के आसपास के लोग अतिवृष्टि से बचने के लिए घटकू देवता की आराधना करते हैं। चंपावत का नगर चंदवंश द्वारा बसाया गया था, बेसिकली उसको सोमचंद के द्वारा बसाया गया था। पूर्व में एक पहाड़ी पर ये स्थित था, जिसको हम क्रांतेश्वर मंदिर के नाम से भी जान देते हैं। यहीं पर कामदेव यानी कुर्मापाद, विष्णु के कुर्मा अवतार की शिला भी है, ठीक है, यानी कछुआ। अब देखो प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में इसको कुमु काली यानी काली कुमाऊं कहा गया है। काली कुमाऊं किसको कहा जाता है, चंपावत को, ठीक है, जिसका वर्णन वायु पुराण में भी है। यहाँ पर 7 प्राचीन मंदिर है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया था। बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर तथा मानेश्वर मंदिर और सप्तेश्वर, यानी इसको सप्तेश्वर बोलते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि सप्तेश्वर में कौन सा शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। सप्तेश्वर में ध्यान रखना बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर और मानेश्वर, ठीक है, ये शामिल है। इसके अलावा बच्चों बालेश्वर का मंदिर यहाँ पे सबसे प्राचीन बताया जाता है, जिसका मानसखंड में उल्लेख भी है, ठीक है। चंदवंश का पसंदीदा क्षेत्र इसको बोला गया और इसके अपनी चंदवंश ने यहाँ पर 1563 ईस्वी तक चंपावत में अपनी राजधानी बनाई थी। ये आपको सब रिवाइज हो रहा है, ठीक है। 1563 ईस्वी तक इसकी राजधानी थी और राजा कल्याण चंद द्वारा इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया बच्चों, राजधानी को अल्मोड़ा। 1790 से गोरखा तथा 1815 से अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार हुआ और 15 सितंबर 1997 को एक अलग जिले के रूप में चंपावत की स्थापना की गई थी, ठीक है। प्रमुख किले यहां पर देखेंगे, राजबुंगा की किला जो कि चंपावत में सोमचंद द्वारा बनाया गया था। बाणासुर का किला जो कि स्थानीय भाषा में मरकोट का किला भी कहते हैं और इसका मान्यता यह है कि बाणासुर नामक दैत्य ने इसको बनाया था और चंपावत से 16 किलोमीटर दूर है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे गोला चौड़ का किला भी स्थित है। लोहाघाट लोहावती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। प्रमुख स्थल में यहाँ पर सबसे फेमस है मायावती आश्रम, जो कि चंपावत से 9 किलोमीटर दूर है और स्वामी विवेकानंद की यहाँ पे आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी मायावती आश्रम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक हथिया नौला, देवाल नहीं, एक हथिया नौला यहाँ पर स्थित है, यानी यहाँ पे चंपावत के पास ही है और 1901 में यहाँ पर रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना भी की गई थी। इससे पूर्व यहाँ पे अद्वैत आश्रम भी हुआ करता था, ठीक है। देवी धुरा जिसको बाराही धाम भी कहते हैं, कि चंपावत में और रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पे बच्चों बगवाल मेला जिसको आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं तथा पाषाण युद्ध हेतु वो प्रसिद्ध है, आप सब इसको जानते हैं। इसी के द्वारा यहाँ पर इस खेल का वर्णन जिम कॉर्बेट ने एक पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी किया है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक है जिम कॉर्बेट की, जिसमें पाषाण युद्ध यानी जो अपने आप में बगवाल का मेला है, आषाढ़ी मेला, पाषाण युद्ध होता है यहीं पे, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध शिलाएं हैं, शिला वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रमुख मंदिर आपको बता ही दिया, बालेश्वर मंदिर है, चंद राजाओं द्वारा बनाया था। क्रांतेश्वर है, नानक माता मंदिर भी चंपावत में, घटोत्कच का मंदिर, हिंगला देवी, हिडंबा मंदिर, देवी धुरा का मंदिर, ग्वाल देवता जो कि न्याय देवता है, ये भी फेमस है यहाँ पे। पंचेश्वर जो कि चामू या चौमुह मंदिर जो काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है बच्चों, पंचेश्वर मतलब सरयू संगम वहां पे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा पूर्णागिरी मंदिर, ये भी तो फेमस है ही है। अन्य स्थल अगर आप देखोगे, श्यामला ताल, कई बार पेपर में पूछा गया कि श्यामला ताल कहाँ है, और इसी के तट पर स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी है, चंपावत के पास ही है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको झूला मेला कहते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। मीठा रीठा साहिब यहीं पे है बच्चों, चंपावत के पास ही, और गुरु नानक द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी। लोधिया एवं राठिया नदियों के संगम पर मीठा साहिब है। नाथ पंथ के घेरनाथ का मंदिर भी यहाँ है, ये सब नहीं देखना है, ठीक है।
नौ ढूंगाधार वाला भी छोड़ दो, पाताल रुद्रेश्वर गुफा जिसकी खोज 1993 में की थी चंपावत जिले में, आदित्य मंदिर यानी शिव मंदिर, यहाँ पे सूर्य और शिव का मंदिर भी है बच्चों, यहाँ पे सूर्य का दुर्लभ मंदिर बोला जाता है, ये भी देख लेना आप ऊपर ऊपर ही, ठीक है, क्या पता कभी पूछ दें। इसके अलावा यहाँ पे एक एबॉट माउंटेन है चंपावत में, ये आप जानती हैं। प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन विवेकानंद जी द्वारा यहीं पर किया गया था, मायावती आश्रम 1898 में, ये आपको पता है। नंदौर वन्य जीव विहार नैनीताल व चंपावत के साथ सीमा बनाता है, 2012 में इसकी स्थापना की गई थी और 270 किलोमीटर दूर यहाँ से है, ठीक है। प्रमुख जो यहाँ पे मेले होते हैं, पूर्णागिरी का मेला, गौरा अट्ठावली का मेला, बगवाल मेला बाराही माँ के प्रांगण में लगता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जो पंचेश्वर बांध है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जो कि काली नदी पर स्थित है, ये तो हम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पंचेश्वर वगैरह, पंचेश्वर भारत नेपाल के बीच है, यही चंपावत के बारे में, इसको एक बार ऊपर ऊपर ही सरसरी निगाहों से आप लोग भी इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आ रही होंगी। हिंदी साहित्य की हमने शुरुआत कर दी है। इकोनॉमी में आपको हिनार्थ प्रबंधन पता होना चाहिए। राजकोषीय घाटे में अगर आप टोटल खर्च ज्यादा है, प्राप्तियां कम है, लेकिन कौन सी प्राप्तियां हटाओगे, ऐसी प्राप्तियां जो सरकार की देयताओं को बढ़ाती हैं वो पता हो गया। बाकी राजस्व घाटा सिंपल है, राजस्व खर्च ज्यादा होगा, राजस्व इनकम कम होगी। पूंजीगत घाटा सिंपल है, पूंजीगत खर्च ज्यादा होगा, पूंजीगत आय कम होगी। प्रभावी राजस्व घाटे में ध्यान रखना, राजस्व घाटे से ऐसा पोर्शन हटाएंगे जो राज्यों को केंद्र द्वारा पैसा दिया गया संपत्तियों के क्रिएशन के लिए, ठीक। आई होप कि ये आप रिवाइज करेंगे, आपके समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।